हेलो स्टूडेंट्स। आज है हमारा डे 8 ऑफ जेई 40 डेज क्रैश कोर्स और आज का हमारा टॉपिक है थर्मोकेमिस्ट्री। तो ये है डिस्क्लेमर। अब हम देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। तो हम देखेंगे थर्मोकेमिकल स्टैंडर्ड स्टेट, फिर हम देखेंगे हीट और इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, फिर उसके बाद हम देखेंगे ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, फिर हम हेस लॉ के बारे में देखेंगे, फिर बॉन्ड एंथैल्पी और एनर्जी, फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एंथैल्पी, फिर कैलोरीमेट्री और लास्ट में हम देखेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमेट्री जिसको हम बॉम्ब कैलोरीमीटर भी कहते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज के लेक्चर से। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इस चीज से कि थर्मोकेमिस्ट्री कहते किसको है। ठीक है, तो थर्मोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जो एनर्जी एक्सचेंज यानी हम बोल सकते हैं कि ऊर्जा का जो आदान प्रदान होता है, तो ये एनर्जी एक्सचेंज से डील करती है। ठीक है, जो एक केमिकल सिस्टम और उसके सराउंडिंग के बीच होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है या स्टेट ऑफ मैटर में चेंज आता है, ठीक है, तो उस फेज में क्या होता है, हीट या तो अब्जॉर्ब होती है या फिर इवॉल्व होती है। ठीक है, तो हीट जो है वो जनरली इवॉल्व या एब्जॉर्ब्ड होती है जब भी हम किसी स्टेट ऑफ मैटर की बात करें, जैसे कि अगर हम फ्यूजन की बात करें, वेपराइजेशन की बात करें। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है, हीट या तो इवॉल्व होगी या तो एब्जॉर्ब्ड होगी। तो अगर हम देखें तो थर्मोकेमिस्ट्री जो फोकस करती है वो इसका जो मुख्य रूप से सिस्टम और उसके सराउंडिंग्स के बीच होने वाले एनर्जी चेंजेस और एनर्जी एक्सचेंज पर ये फोकस करती है। ठीक है, तो ये इसका प्राइमरीली फोकस होता है। अब अगर हम फर्दर बात करें तो केमिकल रिएक्शंस या फिजिकल चेंजेस के दौरान होने वाले हीट चेंज को एक्सपेरिमेंटली हम कैलोरी मीटर की मदद से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की, तो केमिकल रिएक्शंस हमेशा एनर्जी ट्रांसफर से जुड़ी होती हैं। तो ज़्यादातर ये एनर्जी ट्रांसफर हीट के फॉर्म में होती है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में, तो एनर्जी ट्रांसफर के जो आधार हैं, तो उन आधार पर रिएक्शंस दो टाइप्स की होती हैं। एक एंडोथर्मिक होती है और एक एक्सोथर्मिक होती है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की, तो ये वो रिएक्शंस हैं जिसमें हीट जो है वो इवॉल्व होती है। और एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस है जिसमें हीट जो है वो अब्जॉर्ब होती है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होता है कि ये वो रिएक्शंस है जो सराउंडिंग्स को हीट ट्रांसफर करती हैं यानी हीट रिलीज करती हैं। ठीक है, तो इस रिएक्शन के लिए इंथैल्पी चेंज जो डेल्टा एच है, डेल्टा एच की वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव होती है। तो आपको ये रिएक्शन दिया है यहाँ पे देखो, 4Al प्लस 3O2 गिव्स 2AlO3 और यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है, नेगेटिव 1676 किलो जूल। ठीक है, तो यहाँ डेल्टा एच की जो नेगेटिव वैल्यू है, इसका मतलब ये है कि जब रिएक्शन होती है तो 1676 किलो जूल हीट जो है वो बाहर निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पे हीट कहाँ ट्रांसफर हो रही है, सराउंडिंग्स में। ठीक है, अब यही अगर मैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस की बात करती हूँ, तो ये वो रिएक्शंस है जो सराउंडिंग से हीट ट्रांसफर करती हैं या फिर हीट अब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है, तो ये सराउंडिंग से हीट ट्रांसफर करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारी रिएक्शन क्या है, N2 प्लस 2O2 गिव्स 2NO।
तो इस रिएक्शन के लिए जो इंथैल्पी चेंज की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो डेल्टा एच कितना है यहाँ पे, प्लस 90.4 किलो जूल। तो इस डेल्टा एच की जो वैल्यू पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब है कि रिएक्शन होने के लिए 90.4 किलो जूल हीट जो है वो अब्जॉर्ब करनी पड़ती है, ठीक है। तो इसमें कहा इन रिएक्शंस में क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफर फ्रॉम दी सराउंडिंग्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्मोकेमिकल स्टैंडर्ड स्टेट के बारे में। तो थर्मोकेमिकल स्टैंडर्ड स्टेट किसी भी सब्सटेंस की मोस्ट स्टेबल स्टेट होती है जो इन स्टैंडर्ड कंडीशंस पर होती है। अब स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होती हैं, स्टैंडर्ड प्रेशर, ठीक है, जो कि होता है अंडर 1 एटीएम प्रेशर या 1 बार प्रेशर भी हम बोल सकते हैं। स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या है, 298 केल्विन या फिर 25 डिग्री सेल्सियस। तो इन कंडीशंस के हम बोल सकते हैं अंदर किसी भी पैरामीटर को हम सब्सक्रिप्ट, ठीक है, सब्सक्रिप्ट में क्या लिखते हैं, या तो ये नॉट लिखते हैं या फिर ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो हम इनको सब्सक्रिप्ट में ये डेजिग्नेट किया जाता है, ठीक है। तो ये तरीका होता है बताने का किसी भी स्टैंडर्ड स्टेट को, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें लिक्विड्स और सॉलिड्स के बारे में, तो लिक्विड्स और सॉलिड्स के लिए प्योरेस्ट फॉर्म और मोस्ट स्टेबल स्टेट को 1 बार प्रेशर और 298 केल्विन टेम्परेचर पर स्टैंडर्ड माना जाता है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे गैसेस की बात करते हैं, तो गैसेस के केस में क्या होता है कि किसी गैस के लिए स्टैंडर्ड स्टेट को 1 एटमॉस्फेयर के प्रेशर पर माना जाता है। और अगर गैसेस का मिक्सचर है तो उस पर्टिकुलर गैस का पार्शियल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर पर होना चाहिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, 1 एटीएम, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें किसी भी सब्सटेंस की सॉल्यूशन में, तो किसी भी सब्सटेंस के सॉल्यूशन में स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब 1 मोलर कंसंट्रेशन होता है, ठीक है। आगे चलते हैं हीट और इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम हीट और इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की बात करें, तो ये हीट की वो क्वांटिटी है जो अब्जॉर्ब होती है या फिर इवॉल्व होती है, ठीक है, जब एक थर्मोकेमिकल इक्वेशन में बताए गए सब्सटेंसेस की क्वांटिटीज कांस्टेंट प्रेशर पर पूरी तरह से रिएक्ट करती हैं, ठीक है। इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको डिनोट हम करते हैं डेल्टा आर एच से, ठीक है। तो इसको हम इस चीज से डिनोट करते हैं, आर सब्सक्रिप्ट में लिखते हैं, तो डेल्टा आर एच। तो एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि CH4 प्लस 2O2 गिव CO2 प्लस 2H2O, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें अपने हीट या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की, तो उसकी वैल्यू कितनी दी गई है, -890.3 किलो जूल, ठीक है। तो अब अगर हम कैलकुलेशन की बात करें कि हम कैलकुलेट कैसे करते हैं इंथैल्पी चेंज, तो इंथैल्पी चेंज को प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की टोटल इंथैल्पीज के डिफरेंस से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो डेल्टा एच जो होता है वो किसके बराबर होता है, सम ऑफ इंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ इंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो हम इसको और कैसे बता सकते हैं, अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू समेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, जो भी इंथैल्पी चेंज होगा प्रोडक्ट्स का, माइनस समेशन ऑफ इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। अब अगर हमें स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज बताना होगा, तो हम क्या लिखते हैं, डेल्टा आर एच नॉट। स्टैंडर्ड इंथैल्पी के लिए हम नॉट से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। तो ये समेशन होगा स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ formation of products minus summation of standard enthalpy of formation of reactants, ठीक है। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं स्टैंडर्ड इंथैल्पी पे, तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी
ये तब होती है जब रिएक्शन स्टैंडर्ड कंडीशंस पर होता है, यानी प्रेशर होता है 1 एटीएम, टेम्परेचर होता है 298 केल्विन। ठीक है, इसको कैसे डिनोट करते हैं? इसको डिनोट करते हैं डेल्टा आर एच नॉट से। तो जब भी नॉट आ जाए तो समझ लो हम स्टैंडर्ड कंडीशंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे कुछ रिलेशंस देखते हैं डेल्टा एच और रिएक्शन टाइप के बीच में, ठीक है, मतलब इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और रिएक्शन टाइप के बीच में। सबसे पहले देखो क्या है, अगर H प्रोडक्ट्स बराबर है H रिएक्टेंट्स के, तो यहाँ पे डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। इसका मतलब है कि रिएक्शन में कोई नेट हीट चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर डेल्टा एच प्रोडक्ट्स ग्रेटर है कंपेयर टू एच रिएक्टेंट्स, तो इस केस में क्या होगा? जो डेल्टा एच की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, मतलब प्रोडक्ट्स की इंथैल्पी रिएक्टेंट से ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हीट जो है वो अब्जॉर्ब हुई है। तो रिएक्शन को एंडोथर्मिक कहा जाता है। ठीक है, और लास्ट केस क्या है? अगर H प्रोडक्ट्स कम है H रिएक्टेंट से, तो इस केस में डेल्टा H की वैल्यू क्या है? नेगेटिव है। तो प्रोडक्ट की इंथैल्पी रिएक्टेंट से कम है, इसका मतलब क्या है कि जो हीट है वो इवॉल्व हुई है। तो हमारा जो रिएक्शन है उसको एक्सोथर्मिक कहा जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि कुछ फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को। ठीक है, तो कुछ वेरियस फैक्टर्स हैं। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन की इंथैल्पी चेंज इन वेरियस फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो एक एक करके हम वो सारे फैक्टर्स देखते हैं। सबसे पहले है यहाँ पे फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की फिजिकल स्टेट, जैसे कि जो सॉलिड हो सकती है, गैस हो सकती है, लिक्विड हो सकती है, तो ये क्या करती है? ये इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करती है। ठीक है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है, अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, सपोज H2 प्लस O2 गिव्स H2O, तो यहाँ पे डेल्टा H की वैल्यू क्या है? नेगेटिव 285.8 किलो जूल। और अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लूँ, H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O। ठीक है, पहले H2O किस में था? लिक्विड। अब यहाँ पे H2O किस में है? गैस में है। तो यहाँ पे डेल्टा H की वैल्यू है नेगेटिव 241.8 किलो जूल। तो H2O लिक्विड बनने पर H2O गैस से ज़्यादा हीट रिलीज होती है, क्योंकि लिक्विड स्टेट गैसियस स्टेट से ज़्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, अब अगर मैं दूसरे एग्जाम उसकी बात करूँ फैक्टर की, तो वो है एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड। तो कुछ एलिमेंट्स जैसे कि कार्बन एक से अधिक एलोट्रॉपिक फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि ग्रेफाइट हो सकता है या फिर डायमंड हो सकता है। ठीक है, तो जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है उस एलोट्रॉप पर डिपेंड करता है जिसे रिएक्शन में यूज किया जाता है, क्योंकि हर एलोट्रॉप की इंटरनल एनर्जी जो है वो डिफरेंट होती है। अगर हम कार्बन के एलोट्रॉप्स की बात करें, तो कार्बन ग्राफाइट की इंथैल्पी कार्बन का जो एलोट्रॉप है डायमंड उससे डिफरेंट होती है। ठीक है, तीसरा फैक्टर क्या है? केमिकल कॉम्पोजिशन स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कॉम्पोजिशन और स्टोइकियोमेट्री चेंज होने पर इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। ठीक है, जैसे अगर सपोज मैं आपको एक रिएक्शन दूं कि C प्लस हाफ O2 गिव CO, ये डेल्टा H1 है। और अगर मैंने अब हाफ O2 की जगह C प्लस O2 गिव CO2 लिख दिया, तो इसकी जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगी वो होगी डेल्टा H2। तो दोनों रिएक्शंस का जो डेल्टा H है वो डिफरेंट होगा, क्योंकि इनका जो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो क्या है? डिफरेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स। तो एंथैल्पी चेंज एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, यानी सब्सटेंस की क्वांटिटी पर ये डिपेंड करती है। तो रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी जितनी ज़्यादा होगी, हीट ट्रांसफर भी उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, जैसे कि 1 मोल H2O बनने में जितनी हीट निकलती है, 2 मोल H2O बनने में उसकी डबल हीट निकलेगी। ठीक है,
नेक्स्ट फैक्टर क्या है, टेम्परेचर। तो रिएक्शन का टेम्परेचर भी रिएक्शन की इंथैल्पी को अफेक्ट करता है, ठीक है। हालांकि ये इफेक्ट बहुत छोटा होता है तब जब तक कि जो टेम्परेचर रेंज है वो बहुत बड़ी ना हो, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, रिएक्शन कंडीशंस। तो रिएक्शन की कंडीशंस बदलने से जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो भी चेंज हो जाती है, ठीक है। और अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात करें तो स्टैंडर्ड कंडीशंस पर मापी गई या फिर जो हम कैलकुलेट करते हैं इंथैल्पी, वो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन से क्या होती है, डिफरेंट होती है, ठीक है। तो क्या होता है, ज्यादातर थर्मोकेमिकल डाटा कांस्टेंट प्रेशर पर दिया जाता है, लेकिन अगर रिएक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पर होती है तो जो वैल्यूज होंगी वो क्या होती है, डिफरेंट होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं इंथैल्पीज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड इंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले किसके बारे में हम बात करेंगे, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो इसको कैसे डिनोट करते हैं, डेल्टा एफ सब्सक्रिप्ट में और एच नॉट। नॉट क्या बताता है, स्टैंडर्ड कंडीशंस बताता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये वो स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज है जब ये मतलब तब होता है जब किसी कंपाउंड का एक मोल उसके एलिमेंट से मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एग्रीगेशन में स्टैंडर्ड स्टेट में बनता है, ठीक है। तब हम उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। स्टैंडर्ड स्टेट्स का मतलब है 1 एटीएम प्रेशर और 298 केल्विन टेम्परेचर। तो यहाँ पे रिएक्शन देखो क्या दी गई है, कार्बन ग्रेफाइट प्लस 2H2 गिव्स CH4। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की जो वैल्यू है वो -74.8 किलोजूल पर मोल है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो कार्बन अपनी मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉपिक फॉर्म में है और जो H2 है वो भी गैसियस स्टेट में है, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको बहुत ध्यान में रखना है, वो ये है कि कन्वेंशन के अनुसार किसी भी एलिमेंट की स्टैंडर्ड स्टेट में इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को जीरो माना जाता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल जैसे कि अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में, एल्यूमिनियम सॉलिड फॉर्म में, Na सॉलिड फॉर्म में, H2 गैसियस फॉर्म में, O2 भी गैसियस फॉर्म में, तो इन सब की जो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की जो वैल्यू होती है वो जीरो होती है, ठीक है। तो ये तभी जीरो होती है जब एलिमेंट्स अपनी मोस्ट स्टेबल फिजिकल स्टेट में होता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे अगर हम देखें कैलकुलेशन इसकी, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्टैंडर्ड इंथैल्पी को कैसे देते हैं, प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का यूज करके हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होती है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। जहाँ पे हमारा क्या है, जो ये वाली वैल्यू है ये क्या है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स है, और डेल्टा H नॉट आर क्या है, ये स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट है, ठीक है। अब आगे चलते हैं दूसरी टाइप की, वो है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन। इसको कैसे लिखते हैं, डेल्टा C को सब्सक्रिप्ट में और H नॉट, ठीक है। तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होता है, ये वो स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज है, ये तब होता है जब किसी सब्सटेंस का एक मोल अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में कंप्लीट कंबशन से गुजरता है, ठीक है। अब कंप्लीट कंबशन का क्या मतलब है, कंप्लीट कंबशन का मतलब है कि सब्सटेंस को ऑक्सीजन की एक्सेस सप्लाई में जलाया जाता है, जिससे CO2 और H2O में ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे आपको मिथेन का कंबशन दिया है, CH4 प्लस 2O2 गिव CO2 प्लस 2H2O। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन की वैल्यू, तो वो कितनी है, -192 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। ये रिएक्शन बताती है
कि जब CH4 का एक मोल स्टैंडर्ड कंडीशंस में जलता है तो 192 किलो कैलोरी हीट बाहर निकलती है। ठीक है, तो ये कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि जनरली कंबशन रिएक्शंस जो होती हैं वो एक्सोथर्मिक होती है, इसीलिए जो डेल्टा H है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्या होता है कि जो कंबशन रिएक्शंस होती हैं ये एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ठीक है, जिससे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स टूटते हैं और CO2 और H2O को स्ट्रॉन्गर और CO2 और H2O के स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स बनते हैं, जिससे क्या होती है, एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। लेकिन अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी होता है। ठीक है, तो कुछ रिएक्शंस के लिए जो डेल्टा H है उसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है। ठीक है, भले ही उन्हें ऑक्सीडेशन या कंबशन की तरह माना जाए, लेकिन ये जो रिएक्शंस हैं ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लो, पहला एग्जांपल क्या है यहाँ पे, N2 + O2 गिव्स 2NO। तो इस रिएक्शन में नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है जो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और दूसरा क्या है, F2 + हाफ O2 गिव्स OF2। तो यहाँ पे ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड बनता है जो भी क्या है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शंस है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो जो नेक्स्ट टाइप है वो है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, तो इसको कैसे लिखते हैं, डेल्टा N में सब्सक्रिप्ट H0। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है, ये वो हीट होती है, ये वो हीट लिबरेटेड है जब एक एसिड का 1 ग्राम इक्विवेलेंट एक बेस के 1 ग्राम इक्विवेलेंट द्वारा कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड हो जाता है और दोनों अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में होते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन क्या है, न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो हमेशा क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है। ठीक है, इसीलिए जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, अब अगर हम न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस के बारे में बात करें तो इसकी जो वैल्यू होती है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए ये हमेशा कांस्टेंट होती है। कितनी होती है, -13.7 किलो कैलोरी पर मोल, या फिर किलो जूल में लिखना है तो कितनी होगी, -57.27 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है, अगर हम बात करें, इसका रीजन ये है कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस वाटर में पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाते हैं। ठीक है, और जब ये रिएक्ट करते हैं तो नेट रिएक्शन हमेशा H+ आयंस और OH- आयंस के बीच H2O बनने की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो H+ प्लस OH- आयन से हमें क्या मिलता है, H2O मिलता है, जिसके लिए जो डेल्टा H0 होता है वो -57.3 किलो जूल पर मोल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम एक एग्जाम्पल लें तो HCl जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, जब ये स्ट्रॉन्ग बेस NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो ये देता है NaCl + H2O। तो इसके जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू होती है, ये होती है -57.3 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जब वीक एसिड या वीक बेस का इस्तेमाल किया जाता है तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा 57.3 किलो जूल से कम होती है। ठीक है, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि वीक एसिड्स या बेसिस वाटर में फुली डिसोसिएट नहीं होते हैं। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन से पहले उन्हें आयनाइजेशन के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। तो ये एनर्जी रिएक्शन में लिबरेट हुई हीट से यूज अप हो जाती है, जिससे नेट एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें एक स्पेशल केस की, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं हाइड्रोफ्लोरिक एसिड की,
तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के केस में क्या होता है, HF के न्यूट्रलाइजेशन की एब्सोल्यूट वैल्यू 57.3 किलो जूल से ज़्यादा होती है। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि F माइनस आयन की जो हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है वो बहुत हाई होती है, ठीक है, इसकी जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो F माइनस आयन का साइज जो है वो बहुत छोटा होता है, जिसके कारण ये वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, जिससे हम बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा जो है हीट रिलीज होती है, ठीक है। तो ये जो हीट है ये HF के वीक एसिड होने के कारण आयनाइजेशन में यूज हुई हीट को कंपेंसेट करती है और ओवरऑल जो वैल्यू है ये वो बढ़ा देती है, ठीक है। तो ये इसका रीजन है। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे, जो कि है हमारा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ठीक है। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन को कैसे डिनोट करते हैं, डेल्टा ए सब्सक्रिप्ट में H नॉट। तो यहाँ पे देखो इसको क्या बोलते हैं, ये वो एंथैल्पी चेंज है जो तब होता है जब एक सब्सटेंस के एक मोल ऑफ बॉन्ड्स को कंप्लीटली, हम बोलते हैं कंप्लीटली हम उसको ब्रेक कर देते हैं, ठीक है, ताकि एटम्स गैस फेज में बन सके। तो ये होता है हमारा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको डिनोट कैसे करते हैं ये मैंने आपको बताया, ठीक है। तो जो एटमाइजेशन की जो पूरी प्रोसेस होती है ये हमेशा एंडोथर्मिक होती है, इसीलिए जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है ये हमेशा जो है वो पॉजिटिव होता है, क्योंकि बॉन्ड्स तोड़ने के लिए हमें हमेशा एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे एक केस की बात करें, अगर हम डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की बात करें जैसे कि X2, ठीक है, तो डायटोमिक मॉलिक्यूल के केस में इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और बॉन्ड इंथैल्पी जो है वो सेम थिंग होती है, ठीक है। इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी और बॉन्ड इंथैल्पी, ये सभी सेम चीज होती है जब मॉलिक्यूल अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में होता है। एग्जाम्पल इसका अगर हम देखें तो देखो क्या हो सकता है कि Cl2 गैसियस फॉर्म में क्या देता है 2Cl, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है इस रिएक्शन के, तो वो Cl-Cl बॉन्ड को तोड़ने के लिए जरूरी एनर्जी है, या फिर जो एनर्जी जो जरूरत होती है ये वो है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे लैटिस इंथैल्पी की। तो लैटिस इंथैल्पी क्या है, ये वो इंथैल्पी चेंज होता है तब जब एक मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड डिसोसिएट होता है अपने आयंस में जो गैसियस स्टेट में होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है कि जो NaCl है वो किस में डिसोसिएट होता है, Na प्लस प्लस Cl माइनस आयंस में, ठीक है। तो ये एक आयनिक कंपाउंड है जो डिसोसिएट हो रहा है अपने आयंस में, वो किस में है, अपने गैसियस स्टेट में, ठीक है। तो यहाँ पे जो लैटिस इंथैल्पी है वो कितनी है, 788 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब लैटिस इंथैल्पी की जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, क्यों, क्योंकि सॉलिड लैटिस स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है ताकि जो आयंस है वो अलग हो सके, ठीक है। अब अगर मैं एक रिवर्स प्रोसेस की बात करती हूँ तो लैटिस इंथैल्पी को रिवर्स में भी डिफाइन किया जा सकता है। जब गैसियस आयंस मिलकर एक मोल ऑफ सॉलिड आयनिक कंपाउंड बनाते हैं तो जो हीट रिलीज होती है उसे भी लैटिस इंथैल्पी कहा जाता है, लेकिन इस केस में जो डेल्टा H की वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है, तो वो कितनी होगी, -788 किलो जूल पर मोल, ठीक है। ये था एक रिवर्स प्रोसेस। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे जो कि है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। इसको कैसे डिनोट करते हैं, डेल्टा सब्सक्रिप्ट में HYD H नॉट, ठीक है। तो ये क्या है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, ये वो इंथैल्पी चेंज है जो तब होता है जब एक मोल अनहाइड्रस या पार्शियली हाइड्रेटेड सॉल्ट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर के साथ कंबाइन होकर एक स्पेसिफिक हाइड्रेट बनाता है, ठीक है। और ये सब अपनी स्टैंडर्ड स्टेट्स में होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, कॉपर सल्फेट का हाइड्रेशन।
तो CuSO4 प्लस 5H2O गिव CuSO4 डॉट 5H2O। इसके लिए जो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है वो है -78.21 किलो जूल पर मोल। तो इस रिएक्शन में CuSO4 5 मोल्स पानी के साथ जुड़कर कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट बनाता है और 78.21 किलो जूल हीट जो है वो रिलीज होती है। ठीक है, तो हम एक चीज की बात करते हैं, हाइड्रेशन वर्सेस डिसोल्यूशन। तो ध्यान से सुनो, डिसोल्यूशन के दौरान क्या होता है, जब कोई सॉल्ट पानी में डिसॉल्व होता है तो कंपाउंड की फिजिकल स्टेट में चेंज आता है। ठीक है, हाइड्रेशन में क्या होता है कि जब एक हाइड्रेट बनता है तो कंपाउंड की फिजिकल स्टेट में कोई भी चेंज नहीं आता है। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे, जो कि है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन? ये तब होता है जब एक सब्सटेंस एक का 1 मोल किसी स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में डिसॉल्व होता है। इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम रिलेशनशिप देखें लैटिस और हाइड्रेशन इंथैल्पी के बीच में, तो किसी भी आयनिक सॉलिड का सॉल्यूशन में डिसॉल्व होना 2 मेन स्टेप्स में होता है। सबसे पहला है लैटिस ब्रेकअप। इसका मतलब क्या है कि सॉलिड आयन को गैसियस आयंस में तोड़ने के लिए एनर्जी अब्जॉर्ब होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो लैटिस इंथैल्पी है वो क्या पॉजिटिव होती है। और दूसरा होता है हाइड्रेशन। तो इसमें हम बोलते हैं कि गैसियस आयंस जो है वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से जो है वो घिरे होते हैं। ठीक है, जिससे एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है हाइड्रेशन इंथैल्पी, जिसमें जो हाइड्रेशन इंथैल्पी है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, इसीलिए जो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है वो इन दोनों इंथैल्पी का क्या होता है, सम होता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या है, लैटिस इंथैल्पी माइनस हाइड्रेशन इंथैल्पी। ठीक है, अब क्या होता है, अगर हमारा जो लैटिस इंथैल्पी है वो बड़ी होती है हाइड्रेशन इंथैल्पी से, तो जो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, मतलब एंडोथर्मिक। और अगर लैटिस इंथैल्पी जो है वो कम है हाइड्रेशन इंथैल्पी से, तो जो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है वो नेगेटिव होता है, मतलब एक्सोथर्मिक होगा। ठीक है, अब अगर हम टाइप्स ऑफ हीट ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बात करें, तो सॉल्यूशन की इंथैल्पी को सॉल्वेंट की मात्रा के आधार पर 2 तरह से डिफाइन किया जाता है। सबसे पहला है इंटीग्रल हीट ऑफ सॉल्यूशन। तो इंटीग्रल हीट ऑफ सॉल्यूशन क्या है, ये वो इंथैल्पी चेंज होता है जब 1 मोल ऑफ सॉल्यूट को एक प्योर सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है ताकि एक डिजायर्ड कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बन सके। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ सॉल्वेंट की जो वैल्यू होती है ये निश्चित होती है। ठीक है, अब अगर मैं डिफरेंशियल हीट ऑफ सॉल्यूशन की बात करूं, तो ये वो इंथैल्पी चेंज है जब 1 मोल ऑफ सॉल्यूट को सॉल्यूशन के इतने लार्ज वॉल्यूम में डिसॉल्व किया जाता है कि फर्दर डाइल्यूशन पर नो इंथैल्पी चेंज होता है, मतलब इंथैल्पी में कोई भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन को इनफाइनाइट डाइल्यूशन भी कहा जाता है, जहां सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर हो जाते हैं और आगे कंसंट्रेशन बदलने से एनर्जी में कोई भी बदलाव नहीं आता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो हम पढ़ रहे थे। अब देखो यहाँ पे हमें वेंट हॉफ इक्वेशन के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर की रिलेशन को देखें, तो थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग किसी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी पर टेम्परेचर का असर स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पर डिपेंड करता है, या फिर हम बोल सकते हैं डेल्टा एच सॉल्यूशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें, अगर किसी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी जो S1 है एक टेम्परेचर T1 पर और सॉल्युबिलिटी S2 दूसरे टेम्परेचर T2 पर नोन है, तो उस टेम्परेचर रेंज पर मीन मोलर इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन को एक इक्वेशन का यूज करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो इक्वेशन क्या है, उसको हम बोलते हैं वैन टॉफ इक्वेशन। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो log S2
बाय में S1 इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो S1 और S2 क्या है, S1 S2 T1 और T2 टेम्परेचर पर सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटीज है। ठीक है, और R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें डेल्टा H क्या है, डेल्टा H T1 और T2 टेम्परेचर रेंज के ऊपर मीन मोलर इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम 8th टाइप देखते हैं जो कि है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है, तो डेल्टा, इसको कैसे नोट करते हैं, डेल्टा हाइड्रोजनेशन सब्सक्रिप्ट में H0। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या है हमारा स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, ये वो इंथैल्पी चेंज है जो तब होता है जब एक मोल अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड को कंप्लीटली हाइड्रोजनेटेड किया जाता है। ठीक है, यानी उसमें हाइड्रोजन जो है वो ऐड किया जाता है और वो अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं हाइड्रोजनेशन की, तो हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस में हमेशा H बॉन्ड टूटते हैं और कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड्स बनते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन आमतौर पर एक्सोथर्मिक होती है। एग्जाम्पल जैसे कि आप बोलो कि C2H4 प्लस H2 गिव्स C2H6, तो इस रिएक्शन की अगर हम बात करें इंथैल्पी ऑफ जो हाइड्रोजनेशन है वो क्या है, डेल्टा H हाइड्रोजनेशन इंथैल्पी होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन, जिसको डिनोट करते हैं डेल्टा सब्सक्रिप्ट में DIL H0। तो ये वो स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज है जब एक सब्सटेंस के एक मोल को इतना डाइल्यूट किया जाता है कि फर्दर डाइल्यूशन पर हीट जो है वो इवॉल्व या एब्जॉर्ब्ड नहीं होती है। ठीक है, तो इस स्टेज को इनफाइनाइट डाइल्यूशन भी कहा जा सकता है। अब जो डाइल्यूशन का प्रोसेस होता है वो एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक हो सकता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें H2SO4 को डाइल्यूट करने पर जो हीट निकलती है वो एक्सोथर्मिक है, जबकि NH4Cl को डाइल्यूट करने पर जो हीट अब्सॉर्ब होती है, ठीक है, तो वो क्या है, एंडोथर्मिक है। अब हम देखते हैं स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। तो ये वो इंथैल्पी चेंज होता है जब एक सब्सटेंस का एक मोल अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में एक एलोट्रोपिक फॉर्म से दूसरे में ट्रांजिशन करता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि अगर हम बोल सकते हैं सल्फर का ट्रांजिशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि S रोम्बिक से S मोनोक्लिनिक के लिए जो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन है वो -13.14 किलो जूल है। ठीक है, तो रोम्बिक सल्फर जो है वो ज्यादा स्टेबल फॉर्म है। अब हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ठीक है, तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या है, ये वो इंथैल्पी चेंज है जब एक मोल ऑफ लिक्विड जो है वो मेल्ट होता है अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो फ्यूजन का जो प्रोसेस है वो हमेशा एंडोथर्मिक होता है, यानी सॉलिड को पिघलने के लिए हीट अब्सॉर्ब करनी पड़ती है। अब यहाँ पे अगर हम रिलेशनशिप देखें सॉलिडिफिकेशन के साथ, तो इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन हमेशा इंथैल्पी ऑफ सॉलिडिफिकेशन के नेगेटिव के बराबर होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सॉलिडिफिकेशन, जो कि किसके नेगेटिव है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसका रीजन देखें तो सॉलिडिफिकेशन मतलब लिक्विड से सॉलिड एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब हीट जो है वो रिलीज होती है, जबकि जो फ्यूजन है सॉलिड से लिक्विड ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, अब हम देखते हैं स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो ये वो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है जो एक लिक्विड के एक मोल को अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में उसके वेपर स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए जरूरी होता है। ठीक है, तो वेपराइजेशन का जो प्रोसेस होता है ये हमेशा जो है एंडोथर्मिक होता है, क्योंकि लिक्विड मोल्स के बीच अट्रैक्टिव फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए हीट सप्लाई करनी पड़ती है। तो यहाँ पे अगर हम कंडेंसेशन के साथ इसका रिलेशन देखें तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन जो है वो किसके बराबर है, नेगेटिव ऑफ स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ
कंडेंसेशन के बराबर। तो कंडेंसेशन वेपर से लिक्विड एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब हीट रिलीज होती है, जबकि वेपराइजेशन लिक्विड से वेपर क्या है, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, हीट जो है वो अब्सॉर्ब होती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन क्या है, ये वो इंथैल्पी चेंज है जो स्टैंडर्ड कंडीशंस पर तब होता है जब एक सॉलिड सब्सटेंस का एक मोल अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में सब्लाइम हो जाता है। ठीक है, सब्लाइम मतलब बिना लिक्विड स्टेट में बदले सीधा गैस या वेपर स्टेट में बदल जाता है। तो जो सब्लिमेशन प्रोसेस होता है ये हमेशा क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है। इसीलिए जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है ये हमेशा पॉजिटिव होती है। अब अगर हम फ्यूजन और वेपराइजेशन के साथ इसका रिलेशनशिप देखें तो यहाँ पे क्या होगा, सब्लिमेशन को दो सीक्वेंशियल स्टेप्स का सम माना जाता है। एक है फ्यूजन जहाँ सॉलिड से लिक्विड होता है, और एक है वेपराइजेशन जहाँ लिक्विड से वेपर होता है। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन किसके बराबर है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन प्लस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। अब हम बात करते हैं इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन के बारे में। तो ये वो अमाउंट ऑफ इंथैल्पी चेंज होता है जब एक मोल ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड डिसोल्यूशन में पानी में स्प्लिट होता है अपने आयंस प्रोड्यूस करने के लिए सॉल्यूशन में, और ये सब उसकी स्टैंडर्ड स्टेट्स में होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसकी इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन की, तो इसकी जो वैल्यू है वो एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक हो सकती है। ठीक है, जो कंपाउंड के नेचर पर डिपेंड करती है। अब अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पे एसिटिक एसिड का एग्जाम्पल है, तो एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है। तो इसकी जो अगर हम डिसोसिएशन देखें तो किस में टूटता है, एसिटेट आयंस प्लस H प्लस में। तो इसकी जो इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन है वो नेगेटिव है। ठीक है, जिसका मतलब है कि एसिटिक एसिड का पानी में आयनाइजेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, अब हम यहाँ पे आगे चलते हैं हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन पर। ठीक है, तो यहाँ पे हेस लॉ क्या होता है कि किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये इस बात पर इंडिपेंडेंट है कि रिएक्शन किस पाथ में होती है, ठीक है, या किस पाथ से प्रोसीड करती है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के साथ होने वाला जो टोटल हीट चेंज है वो सेम होता है, चाहे रिएक्शन वन स्टेप में हो या फिर मोर देन वन स्टेप में हो। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे अगर आप एक डायग्राम देखोगे तो यहाँ पे ए से बी जाने के लिए एक डायरेक्ट पाथ है जिसको हमने डेल्टा एच से डिनोट किया है, और एक इनडायरेक्ट पाथ है जो पहले हम ए से सी जाएंगे जिसके लिए डेल्टा H1 है, सी से डी जाएंगे जिसके लिए इंथैल्पी चेंज डेल्टा H2 है, और फिर डी से बी जाएंगे जिसके लिए इंथैल्पी चेंज डेल्टा H3 है। तो हेस लॉ के अनुसार क्या होगा, टोटल हीट चेंज है वो दोनों रास्तों के लिए सेम होगा। तो डेल्टा H किसके बराबर होगा, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। ठीक है, ये हमें हेस लॉ कहता है। तो यहाँ डेल्टा H नेट रिएक्शन की इंथैल्पी है, और डेल्टा H1 डेल्टा H2 और डेल्टा H3 इंटरमीडिएट स्टेप्स की इंथैल्पी है। ठीक है, तो ये जो लॉ है ये हमें उन रिएक्शंस की इंथैल्पी कैलकुलेट करने में हेल्प करता है जो एक्सपेरिमेंटली बहुत डिफिकल्ट है कैलकुलेट करना। ठीक है, तो ये हमें उस चीज़ों में हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं कि हेस लॉ की कुछ एप्लीकेशंस होती हैं। सबसे पहले ये हमें हेल्प करता है इन डिटर्मिनेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, तो हेस लॉ का यूज हम उन कंपाउंड्स की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को डिटरमाइन करने के लिए यूज कर सकते हैं जिन्हें एलिमेंट से सीधे बनाना मुश्किल है या फिर आप बोल सकते हो इम्प्रैक्टिकल है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हम इसका इसका दूसरा एप्लीकेशन क्या है, इन डिटर्मिनेशन ऑफ हीट ऑफ ट्रांजिशन। तो या किसी एलोट्रॉप को एक दूसरे एलोट्रॉप में बदलने के लिए जरूरी एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन को कैलकुलेट करने में ये हमें हेल्प करता है। नेक्स्ट क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी। तो हेस लॉ का उपयोग मॉलिक्यूल्स में केमिकल बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए जरूरी बॉन्ड एंथैल्पी को कैलकुलेट करने के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो रेजोनेंस एनर्जी क्या है, सबसे पहले जो रेजोनेंस एनर्जी है वो मॉलिक्यूल की एक्चुअल स्टेबिलिटी को शो करती है, और इसे डायरेक्ट हम मेजर नहीं कर सकते हैं।
ठीक है। तो जो हेस लॉ है वो हमें रेजोनेंस एनर्जी डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। तो रेजोनेंस एनर्जी किसके बराबर होती है? एक्सपेरिमेंटल हीट ऑफ फॉर्मेशन माइनस कैलकुलेटेड हीट ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं कि हम पहले एक्सपेरिमेंटल हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालते हैं, ठीक है, फिर उसको माइनस कर देते हैं कैलकुलेटेड हीट ऑफ फॉर्मेशन से, तो हमें जो मिलती है वो है हमारी रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, अब हम देखेंगे बॉन्ड एनर्जी और इंथैल्पी के बारे में। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अगर हम बात करें तो बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी के बारे में, तो जब गैसीय स्टेट में दो एटम्स के बीच एक बॉन्ड फॉर्म होता है तो हमेशा कुछ हीट जो है वो इवॉल्व होती है। ठीक है। तो इस इवॉल्व हीट को ही बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी कहा जाता है। तो जो बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी है ये हमेशा एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। वहीं अगर मैं बात करूं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की, तो ये वो एनर्जी की अमाउंट है जो कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में मौजूद एक पर्टिकुलर टाइप के बॉन्ड को ब्रेक या डिसोसिएट करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। ठीक है। और बॉन्ड डिसोसिएशन क्या है? ये हमेशा एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब यहाँ पे देखो क्या है कि किसी पर्टिकुलर बॉन्ड के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मैग्नीट्यूड जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी के मैग्नीट्यूड के सेम होता है, लेकिन जो साइन है वो क्या होता है? ऑपोजिट होता है। ठीक है। अब यहाँ पे हम किसकी बात करते हैं? बॉन्ड एनर्जी की बात करते हैं। तो बॉन्ड एनर्जी क्या है? इसको हम एवरेज वैल्यू लेते हैं डिसोसिएशन एनर्जी का, जहाँ पे सेम टाइप्स ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं एक मोल में। ठीक है। तो बॉन्ड एनर्जी के एक मोल मॉलिक्यूल में सेम टाइप के बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए जरूरी डिसोसिएशन एनर्जी की एवरेज वैल्यू के रूप में हम इसको कंसिडर करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एवरेज वैल्यू की जरूरत तब पड़ती है जब मॉलिक्यूल में एक ही टाइप के कई बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है। जैसे CH4 की अगर बात करें तो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन के 4 बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है। तो इन चारों बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए एनर्जी की वैल्यूज स्लाइटली डिफरेंट होती हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं? इसका एवरेज लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो किसी केमिकल रिएक्शन में इंथैल्पी चेंज ओल्ड बॉन्ड्स के ब्रेकिंग और न्यू बॉन्ड्स के फॉर्मेशन के कारण होता है। ठीक है। तो रिएक्टेंट्स के बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी अब्सॉर्ब होती है और प्रोडक्ट्स के बॉन्ड बनने पर एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें किसकी? डेल्टा H की, तो वो किसके बराबर होगा? सम ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस सम ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब अगर हमें किसी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करते हैं, तो जब पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल जिसमें सेम एटम्स के बीच 2 और मोर कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, जैसे कि CH4 की अगर बात करें, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी प्रेफर करने की बजाय हम एवरेज बॉन्ड एनर्जी का टर्म यूज करते हैं। ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ऐसे मॉलिक्यूल्स में सक्सेसिव बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए जरूरी एनर्जी की वैल्यू जो है वो डिफरेंट होती है। ठीक है। तो अगर हम CH4 की बात करें तो एवरेज बॉन्ड एनर्जी अगर हमें कैलकुलेट करनी है CH बॉन्ड की, तो वो कैसे करते हैं? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ CH4 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं बॉन्ड इंथैल्पी। ठीक है। सबसे पहला फैक्टर क्या है? एटम का साइज। ठीक है। तो एटम का जो साइज है वो जितना छोटा होता है, बॉन्डिंग के दौरान एटम्स एक दूसरे के उतने ही जो होते हैं वो क्लोज होते हैं। ठीक है। तो ओवरलैप जो है वो जितना इफेक्टिव होता है, इसीलिए जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर बनता है और बॉन्ड इंथैल्पी भी लार्जर होती है। जैसे कि अगर मैं हैलोजेंस के केस में बात करूं, तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि हैलोजेंस में साइज का ऑर्डर क्या होता है? सबसे ज्यादा आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन और फिर फ्लोरीन। तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या होता है हमें यहाँ पे? सबसे ज्यादा फ्लोरीन फ्लोरीन, फिर क्लोरीन क्लोरीन, फिर ब्रोमीन ब्रोमीन और फिर आयोडीन आयोडीन। लेकिन जो ऑर्डर दिखाया गया है आपको, ये एक्चुअल ऑर्डर होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फ्लोरीन की बॉन्ड इंथैल्पी क्लोराइड से कम या फिर हम बोल सकते हैं छोटी होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि F2 में एटम्स के स्मॉलर साइज की वजह से ये होता है। ठीक है। तो साइज की वजह से बॉन्डिंग के दौरान नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के बीच हाई डिग्री ऑफ लोन पेयर रिपल्शन होता है। ठीक है। तो ये रिपल्शन FF बॉन्ड को वीकन कर देता है, जिससे इसको तोड़ना जो है वो ईजियर हो जाता है। ठीक है।
दूसरा फैक्टर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो दो एटम्स के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा है, बॉन्ड में पोलैरिटी उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। और पोलैरिटी बढ़ने से इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इंक्रीज होता है, जिससे बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बनते हैं और बॉन्ड एंथैल्पी भी ज्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ऑर्डर क्या है, सबसे ज्यादा फ्लोरीन हाइड्रोजन में, फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन में, और फिर नाइट्रोजन हाइड्रोजन में, ठीक है। तो बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर भी क्या, यही होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे अगर हम तीसरा फैक्टर देते हैं, तीसरा फैक्टर है बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ जितनी छोटी होगी, एटम्स के न्यूक्लियाई के बीच डिस्टेंस उतना ही लेस होता है। इससे क्या होता है, इससे अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं और बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बनते हैं, ठीक है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी मोर, यानी बॉन्ड को तोड़ने के लिए बॉन्ड एनर्जी की जरूरत होती है। सॉरी, इसका मतलब अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज्यादा है, इसका मतलब बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। चौथा क्या है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो बॉन्ड में इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जैसे जैसे इंक्रीज होता है, एटम्स के बीच अट्रैक्शन इंक्रीज होती है, जिससे बॉन्ड की स्ट्रेंथ वो है वो भी क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो, या फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ या एंथैल्पी की, तो सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में 4, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड सबसे शॉर्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, जबकि कार्बन कार्बन बॉन्ड सबसे लॉन्ग और वीक होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, मेजरमेंट ऑफ डेल्टा यू एंड डेल्टा एच कैलोरीमेट्री। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैलोरीमेट्री क्या होता है। कैलोरीमेट्री एक एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट है। इसके द्वारा किसी केमिकल रिएक्शन या फिजिकल प्रोसेस के दौरान होने वाली हीट एक्सचेंज को मेजर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो लैबोरेटरी में हीट चेंज को एक कैलोरीमीटर की मदद से मेजर किया जाता है, जो एसेंशियली एक इंसुलेटेड कंटेनर होता है, ठीक है। इंसुलेशन ये इंश्योर करता है कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हीट का एक्सचेंज जो है वो मिनिमम हो। तो अगर यहाँ पे हम फॉर्मूला देखें तो कैलोरीमेट्री में सब्सटेंस द्वारा अब्सॉर्ब्ड या इवॉल्व हीट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू mcs डेल्टा टी, ठीक है, जो किसके बराबर है, C कैपिटल C इंटू डेल्टा टी, क्योंकि जो हीट कैपेसिटी है C वो किसके बराबर होती है, mcs। तो या फिर आप स्मॉल mcs की जगह आप क्या लिख सकते हो, कैपिटल C, जो कि डिनोट करता है हीट कैपेसिटी। और डेल्टा टी क्या है, T फाइनल माइनस T इनिशियल। तो यहाँ पे Q है वो हीट चेंज है, जिसको हम जूल्स में या कैलोरीज में लिखते हैं। मास क्या है, ये सब्सटेंस का मास है। CS क्या है, सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट है, ठीक है। ये 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री रेज करने के लिए रिक्वायर्ड हीट है। और C क्या है, कैलोरीमेट्री की हीट कैपेसिटी है, ठीक है। सॉरी, कैलोरीमीटर की हीट कैपेसिटी है, ठीक है। ये कैलोरीमीटर या टेम्परेचर 1 डिग्री रेज करने के लिए रिक्वायर्ड टोटल हीट है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो एंडोथर्मिक चेंज के लिए क्या होता है, Q की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और एक्सोथर्मिक चेंज के लिए क्या होता है, Q की वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव होती है, ठीक है। अब आगे हम अगर बात करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमेट्री की, जिसको हम बॉम कैलोरीमीटर बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये एक कांस्टेंट वॉल्यूम पर काम करता है, इसीलिए इस प्रोसेस में जो मापा गया हीट चेंज है वो इंटरनल एनर्जी होता है, ठीक है। एंथैल्पी चेंज नहीं होता है, किसके बराबर होता है, इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू के, ठीक है। इसीलिए इसको बॉम कैलोरीमीटर कहते हैं। तो अगर हम देखें तो हीट ऑफ कंबशन को मेजर करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंपाउंड का एक नॉन मास लिया जाता है, ठीक है। तो इस मास को एक स्टील कंटेनर में प्लेस किया जाता है, जिसे ऑक्सीजन के साथ फिल किया जाता है, आमतौर पर अबाउट 30 ATM प्रेशर पर, ठीक है। बॉम्ब में वाटर से भरे इंसुलेटेड कंटेनर, बॉम्ब को क्या करते हैं, वाटर से भरे इंसुलेटेड कंटेनर में हम सबमर्ज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर हम यहाँ पे बात करें इग्निशन की, तो यहाँ पे क्या होता है, सैंपल को इलेक्ट्रिकली इग्नाइट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कंबशन रिएक्शन जो है वो हाईली एक्सोथर्मिक होती है, जिससे क्या होता है, हीट इवोल्यूशन होती है, ठीक है। तो ये हीट वाटर और कैलोरीमीटर बॉम्ब द्वारा अब्सॉर्ब की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इस इवॉल्व हीट को वाटर के टेम्परेचर में हुई राइज को रिकॉर्ड करके हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या होता है, एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल के अनुसार जो हीट लॉस्ट बाय दी सैंपल होती है वो किसके बराबर होती है, हीट गेन बाय दी वाटर। तो यहाँ पे क्यू कंबशन किसके बराबर है, माइनस क्यू वाटर प्लस क्यू बॉम्ब। और हम क्या लिख सकते हैं, क्यू कंबशन इज इक्वल टू
माइनस होल में m वाटर इंटू सी वाटर प्लस m बॉम्ब इंटू सी बॉम्ब इंटू डेल्टा टी। ठीक है, मतलब मास को हम किससे करते हैं, मास इंटू स्पेसिफिक हीट को अक्सर हम क्या करते हैं, हीट कैपेसिटी से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट चेंज होता है तो क्यू कंबशन इज इक्वल टू डेल्टा यू कंबशन। तो बॉम्ब कैलोरीमेट्री डायरेक्टली डेल्टा यू मेजर करती है। और अगर हम डेल्टा यू और डेल्टा एच के बीच रिलेशन देखते हैं तो क्या होता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कैलोरिफिक वैल्यू की। तो किसी फ्यूल या फूड को, किसी फ्यूल या फूड का जो कैलोरिफिक वैल्यू है वो क्या है, वो उस फ्यूल या फूड के 1 ग्राम के कंप्लीट कंबशन से प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये वैल्यू बताती है कि कोई फ्यूल या फूड पर यूनिट मास कितना एनर्जी रिलीज जो है वो कर सकता है। तो कैलोरिफिक वैल्यू जितनी हाई होगी, एनर्जी यील्ड उतना ही क्या होगा, बेटर होगा। ठीक है, तो कैलोरिफिक वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा एच डेल्टा एच ये कंबसन रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज है अपॉन मास ऑफ सब्सटेंस जिसको हम केजी में लेते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि आपको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन NO2 के लिए दे रखा है 33.84, ठीक है, और N2O4 के लिए भी दे रखा है 9.66। तो डायमराइजेशन ऑफ NO2 फॉर्मिंग N2O4 एक कैसी रिएक्शन है, ठीक है, एंडोथर्मिक, आइसोथर्मिक, एक्सोथर्मिक या आइसोकोरिक। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जो कि है एक्सोथर्मिक। अब देखो यहाँ पे रिएक्शन देखो क्या हो रहा है कि दो NO2 के मॉलिक्यूल्स डाइमराइज होके क्या बना रहे हैं, N2O4 बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला देखें तो अगर हम डेल्टा एच नॉट की बात करें, ठीक है, जो हमारा स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज है वो किसके बराबर है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O4 माइनस 2 इंटू स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। 2 क्यों, क्योंकि अगर देखोगे तो NO2 का स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे बस वैल्यूज पुट करनी है, क्वेश्चन में वैल्यूज दी है, पुट करो यहाँ पे। तो जब डेल्टा एच नॉट को सॉल्व करोगे इसकी वैल्यू माइनस 58.02 किलो जूल आएगी। अब क्योंकि डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव में है तो ये रिएक्शन कैसी होगी, एक्सोथर्मिक होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको एक रिएक्शन दी है कि y से z जाने के लिए डेल्टा h की वैल्यू प्लस 100 किलो कैलोरी पर मोल है, वहीं z से x जाने के लिए डेल्टा h की वैल्यू माइनस 80 किलो कैलोरी पर मोल है, और y से x जाने के लिए डेल्टा h की वैल्यू 20 किलो कैलोरी पर मोल है। तो आपको इनकी इंथैल्पीज को अरेंज करना है, ठीक है, x y z के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे अगर आप इसका आंसर देखोगे तो इसका ऑर्डर क्या है, y, x और फिर z। तो देखो अगर हम यहाँ पे रिएक्शंस देखते हैं तो सबसे पहली रिएक्शन क्या है, y से z, जिसके लिए डेल्टा h क्या दिया है, 100 किलो कैलोरी पर मोल। तो अगर हमें किसी भी रिएक्शन के लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालनी है तो वो क्या होगा, टोटल एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट क्या है z, ठीक है, और रिएक्टेंट क्या है y, तो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो z माइनस f किसके बराबर है, 100 के बराबर है। दैट मीन्स जो डेल्टा h z है, मतलब एंथैल्पी ऑफ जो z है वो किसके बराबर होगा, 100 प्लस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट के बराबर जो कि y है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो हमारा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है किसकी, प्रोडक्ट की, वो बड़ी है किससे, रिएक्टेंट से। ठीक है, दूसरे केस में क्या देख रहे हो कि हम जब z से x आ रहे हैं तो डेल्टा h की वैल्यू उसमें 80 किलो कैलोरी पर मोल है। तो अगर हम देखें स्टैंडर्ड इंथैल्पी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ x माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ z किसके बराबर है, माइनस 80 किलो कैलोरी पर मोल। तो इस हिसाब से क्या होगा, हमारा जो इंथैल्पी चेंज है z के लिए वो किससे बड़ा होगा, x से। ठीक है, वहीं अगर मैं रिएक्शन y टू z देखूं तो डेल्टा h कितना है, 20 किलो कैलोरी पर मोल है। तो इसका मतलब ये है यहाँ पे कि इंथैल्पी चेंज फॉर x माइनस इंथैल्पी चेंज फॉर y जो है वो किसके बराबर है, 20 किलो कैलोरी पर मोल के बराबर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो x है हमारा वो बड़ा हो जाएगा y से, जो इंथैल्पी चेंज है वो फॉर्मेशन ऑफ x वो बड़ा होगा y से। ठीक है, तो ओवरऑल ऑर्डर क्या आ जाएगा हमारा, सबसे बड़ा है z, फिर x और फिर y। ठीक है, तो ये होगा हमारा ओवरऑल ऑर्डर। चलते हैं अब अगले सवाल पे। अगले सवाल में आपको क्या दिया गया है कि दो
2.1 ग्राम ऑफ आयरन कंबाइन करता है सल्फर के साथ, जिसमें जो हीट इवॉल्व होती है वो है 3.77 किलो जूल। तो FeS के लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगी, किलो जूल पर मोल में आपको बताना है। ऑप्शन है -1.79, -100.5 और -3.77 या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, -100.5। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब 2.1 ग्राम Fe कंबाइन करेगी S के साथ, तो जो हीट इवॉल्व होगी वो कितनी होगी इस प्रोसेस में, 3.77 किलो जूल। ठीक है, तो ये हमें दिया गया है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, Fe का मोलर मास निकालेंगे। जब Fe का मोलर मास, Fe के नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, तो Fe के नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, गिवन मास बाय में मोलर मास। गिवन मास कितना है 2.1, मोलर मास कितना होगा Fe का 56। ठीक है, तो 2.1 डिवाइडेड बाय 56 किसके बराबर आ जाएगा, 0.0375 मोल के। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 3.77 किलो जूल ऑफ एनर्जी जो है वो इवॉल्व होती है जब 2.1 ग्राम ऑफ Fe जो है वो रिएक्ट करता है सल्फर के साथ। तो रिएक्शन क्या होती है, Fe प्लस F गिव्स FeS। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ Fe रिएक्ट करता है 1 मोल ऑफ FeS बनाने के लिए, तो FeS के मोल्स भी कितने होंगे, 0.0375 मोल। ठीक है, तो अगर हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है पर मोल ऑफ FeS, तो कैसे निकालेंगे, टोटल हीट इवॉल्व अपॉन मोल ऑफ FeS। तो टोटल हीट इवॉल्व 3.77 और मोल्स हमने कैलकुलेट कर सकते हैं हम कैसे, 2.1 अपॉन 56 से। ठीक है, जब इसे कैलकुलेट करोगे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 100.5। ठीक है, क्योंकि रिएक्शन में हीट जो है वो रिलीज हो रही है, तो जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो आंसर जो होगा वो नेगेटिव में आएगा। अगले सवाल में आपको कुछ रिएक्शंस दिए, आपको बताना है कि इसमें से एंडोथर्मिक क्या होगी, कंबशन ऑफ मीथेन, डीकंपोजिशन ऑफ वाटर, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ इथेन टू इथाइलिन, या फोर्थ है कन्वर्शन ऑफ ग्रेफाइट टू डायमंड। ठीक है, तो ये आपको कुछ कॉम्बिनेशंस दिए हैं, इन्हें देख के बताना है कि कौन सी रिएक्शंस एंडोथर्मिक होंगी। तो जो सही आंसर है वो है सेकंड, थर्ड और फोर्थ रिएक्शंस एंडोथर्मिक है। सबसे पहली रिएक्शन देखो, मिथेन का कंबशन। तो यूजुअली मैंने बताया था कंबशन रिएक्शंस क्या है, एक्सोथर्मिक होती है, तो इसमें हीट जो है वो रिलीज हो रही है। अगर मैं डीकंपोजिशन ऑफ वाटर देखूं, तो यहाँ पे वाटर को डीकंपोज करने के लिए हमें हीट देनी पड़ रही है, तो H2O प्लस हीट गिव्स H2 प्लस हाफ O2, तो ये एंडोथर्मिक है। वहीं डिहाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन टू इथाइलिन के लिए C2H6 प्लस हीट गिव्स CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। तो इस रिएक्शन के लिए भी हमें डिहाइड्रोजनेशन के लिए मैंने बताया था डेल्टा H क्या होता है, इस केस में पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और कन्वर्जन ऑफ ग्रेफाइट टू डायमंड के लिए भी हमें हीट देनी पड़ रही है, तो ये भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। सो दैट मीन्स सेकेंड, थर्ड और फोर्थ हमारे क्या हो गए, एंडोथर्मिक रिएक्शंस हो गए, क्योंकि यहाँ पे जो हीट है उसका क्या हो रहा है, अब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, मतलब हीट जो है वो अंदर जा रही है। तो ऑप्शन डी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, C और H2O दे रखा है। ठीक है, तो आपको बताना है स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, किसमें, किलो जूल में बताना है। ठीक है, जब इसे सॉल्व करोगे इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, जो कि है 41.2। अब देखो C प्लस O2 गिव्स CO2, इसके लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है -393.5। ठीक है, वैसे ही अगर हम C प्लस हाफ O2 क्या देता है, CO देता है। ठीक है, इसके लिए भी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है -110.5। और अगर हम लेते हैं H2O के लिए, तो H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O, इसके लिए भी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया है -241.8 किलो जूल। अब आपको कौन सी रिएक्शन निकालनी है, गिवन रिएक्शन देखो क्या है, टारगेट रिएक्शन, वो क्या है, CO2 प्लस H2 गिव्स CO प्लस H2O। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करके किस में से माइनस करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 में से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करेंगे और फिर उसको 1 से माइनस करेंगे, तो हमें अपनी मिलेगी टारगेट रिएक्शन। ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा वो किसके बराबर होगा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO प्लस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O माइनस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। वैल्यूज पुट करोगे, सॉल्व करोगे, आंसर क्या आएगा, 41.2 किलो जूल। ठीक है, अगला सवाल देखो, आपको एक रिएक्शन दी है, C प्लस O2 गिव CO2 के लिए डेल्टा H X दे रखा है, CO प्लस हाफ O2 के लिए गिव CO2, इसके लिए डेल्टा H Y दे रखा है। आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO बताना है कितना होगा। इसको सॉल्व करोगे, इसका आंसर आएगा x माइनस वाई। तो C प्लस O2 गिव CO2 के लिए डेल्टा H x के बराबर है,
और CO प्लस हाफ O2 के लिए जो हमें CO2 देता है डेल्टा H Y के बराबर है। अब हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO निकालना है। इसकी रिएक्शन क्या होती है? C प्लस हाफ O2 गिव CO। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें X माइनस वाई करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जो हमें CO चाहिए, अगर आप देखो CO हमें किस साइड चाहिए? हमें राइट हैंड साइड चाहिए, बट ऊपर वाली रिएक्शन में CO कहाँ है? लेफ्ट हैंड साइड पे है, ठीक है। तो हम X माइनस वाई करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारा CO2 जो है वो दोनों साइड्स पे कैंसिल हो जाएगा और हमें अपनी टारगेट रिएक्शन मिल जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन है X माइनस वाई, ठीक है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई होप आपने जो डिस्कस करा होगा आपको समझ में आई होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।